मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मेरठ के प्रसिद्ध पत्रकार ब्रजेश कुमार गौतम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के समीकरणों पर गहन चर्चा हुई। उसका एक एपिसोड मैंने जारी कर दिया है, जिसको आपने देख लिया होगा। दूसरे एपिसोड में मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, संभल और सहारनपुर जैसी संवेदनशील लोकसभा सीटों के समीकरणों पर विस्तृत चर्चा है, जिसे आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बस एक आग्रह है कि आप जब भी देखें पूरा एपिसोड देखें, अधूरा न छोड़ें। धन्यवाद। एक कुछ सीटों पर हम चर्चा कर लें। जैसे मेरठ की सीट, मेरठ चूंकि आपका केंद्र है, तो मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जी जो है, ये मुझे लगता है तीसरी बार सांसद बने हैं। हाँ, हैट्रिक लगा चुके हैं। 9 में थे, 14 में थे और 19 नहीं में। 9, 14 और 19, तीनों में। तो लगातार 3 बार से सांसद हैं। और चूंकि मैं जब मेरठ में था तो नेशनल दुनिया में मैं संपादक था, तो और उस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था। मैं उसमें उस समय तो एकदम से असंभव सा लग रहा था कि मतलब भाजपा जीत भी सकती है। तो जब हमारे रिपोर्टर गए फील्ड में, उस समय मैं था वहाँ पे, चुनाव हुआ था 14 का, तो जब रिपोर्टर लौट कर आए, हमने पूछा कि क्या रहेगा, क्योंकि मेरठ जीतना भाजपा के लिए तो सपने जैसा ना। तो एक रिपोर्टर ने कहा कि जब मैं दलित बस्तियों में गया, अनुसूचित जाति बस्तियों में, तो मुझे एक बड़ा परिवर्तन दिखा। उन्होंने भी वोट दिया बीजेपी को। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी मुसलमान, पास पास बस्ती होती है तो अपने आप प्रभाव दिखता है। तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया जिसको मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत होती हैं। उसके आगे भी उन्होंने कुछ बताया। उनका मोदी के आने से ये आश्वस्त मुझे मिल सकती है कि इनसे हमको सुरक्षा मिल सकती है। एक कारण है मेरा वोट देने का। मुझे लगता है कि वो कारण सनातन है, अभी भी बरकरार है, कि जो सुरक्षा का माहौल मोदी जी ने योगी जी के माध्यम से दिया, उसका असर जो है सभी वर्गों का है। तो मेरठ के बारे में बताइए कि क्या चौथी बार, अभी तो इस बात का ये तय होना है कि राजेंद्र अग्रवाल को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उनकी एज भी 70 प्लस संभवतः हो चुकी है। मेरठ के कुछ एक लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट अगर काट दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत पहले से बड़ी होगी। आपका क्या कहना है? आपका केंद्र है। ये तो सही बात है। हाँ, उसकी और उसकी वजह भी है। हाँ, वजह बताइए। वजह 3 है। एक तो यह है कि भाई इसमें आपकी 3 सीट जो है विधानसभा की, हाँ, वो शहरी क्षेत्र में, मेरठ में, हाँ, ठीक है। और उस पे 2 पे तो भाजपा है ही है। हाँ, लेकिन जो भाजपा की मिनी छपरौली आज तक गढ़ है, मेरठ कैंट, मेरठ का ठीक। उसकी लीड किसी की भरपाई करनी आसान नहीं है। हम्म अच्छा, वो पिछली छपरौली है, अजीत सिंह, चरण सिंह परिवार की ज- छपरौली जैसा जैसा गढ़ है, वैसा ही मेरठ कोई कैंट है। मतलब पिछली अभी भी जो विधानसभा है 1 लाख प्लस से जीती है बीजेपी वहाँ से। अच्छा। तो इसलिए दूसरी विधानसभाओं में देहात की में अगर थोड़ा बहुत डाउन भी जाए तो इस स्थिति में भाजपा मजबूत है। हाँ, और दूसरी बात यह कि जितना भाजपा ने इस दौरान पिछले 6, 7, 8 महीनों में भाजपा की कोल बता रहा हूँ, भाजपा ये कहते हैं अब भाई हमारा तो अमित शाह जी ने हमें तो उस ढर्रे पर ला दिया कि मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म होगा और 1 साल बाद यूपी का चुनाव होना, तो अगले दिन हमारे यूपी में आगे बैठ जाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, समझ ये गए, समझ गए। मतलब कार्यकर्ता को एक 24 घंटे उसे खाली इनर्जाइज नहीं। किए रहते हैं, बिल्कुल। मतलब मतलब हर अभी समय चुनावी मोड में कार्य करता मतलब मैं रहेगा। मीडिया क्षेत्र का हूँ, हाँ। मैं उनके अभियान पकड़ नहीं पा रहा हूँ। हम्म। अभियान का तब पता चले है पहले दिन शाम को पता चले कल से ये युवा चौपाल शुरू होगी, आज अब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के निकलेंगे। मतलब सारी चीजें, इतने अभियान हर समाज के हर वर्ग में, इवन मुस्लिम में भी कौमी चौपाल लगाई है इन्होंने इस हम्म बार हम्म हम्म हम्म। अच्छा, अल्पसंख्यक ये मोर्चा में। बताइए, इसी लोकसभा क्षेत्र में शाहिद मंजूर आते हैं, इसी में शाहिद अखलाक भी आते हैं, और इसी याकूब के कुरैशी। याकूब कुरैशी आते हैं। इन तीनों का क्या रहेगा? याकूब कुरैशी से तो मेरी बात भी हुई है। हाँ, याकूब कुरैशी के खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ हुई है विधिक कार्रवाई, हाँ, जेल में रखाया गया हाँ, अवैध कारोबार, नाश के कारोबार में,
उसके बाद वो तो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हमारे परिवार से तो कोई राजनीति में अब रहेगा नहीं। रहेगा नहीं, हाँ। मतलब इतना मतलब उनको नहीं, उनको नहीं, मतलब कुछ फेस करने की स्थिति में भी नहीं है। अच्छा, शाहिद अखलाक की क्या स्थिति है? शाहिद अखलाक भी शायद चुनाव ना लड़े। अच्छा, लेकिन एक मुस्लिम कैंडिडेट तो होगा, चाहे वो ओवैसी की ओर से ही हो। वो तो आएगा ही आएगा एक तो। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो चर्चाएँ चल रही हैं, हाँ, हाँ, उसमें मुस्लिम प्रत्याशी भी चल रही हैं। मुस्लिम प्रत्याशी की चल रही है। हाँ। तो अगर मुस्लिम प्रत्याशी होगा तो क्या बीजेपी के वो लिए दुविधा फिर? में है। हाँ, वो अभी तक जो सपा नेताओं से जो मेरी बातचीत होती है, उसमें सपा मुझे दुविधा में दिखाई दे रही है। दुविधा में ऐसा ये है कि भई अकेले मुसलमान पे तो जीत नहीं सकते। हाँ, 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 अब दूसरा समीकरण कौन-सा जोड़ें? अब उन्हें ये भी डर लगता है कि ओए जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने नगर निगम में एंट्री कर दी, हाँ, तो सपा को निश्चित स्वाभाविक है उसे ये डर तो रहेगा कि अगर तुमने अगर मान लिया किसी को जोड़ लिया हाँ, और बसपा ने अगर उतार दिया तो मतलब हुँ। इनकी जो अच्छा, ठीक है, चलिए एक दूसरी सीट पर चर्चा कर लेते हैं, रामपुर पर, आजम खां। आजम खां पिता-पुत्र जो है वो चुनाव से बाहर हैं। दोनों को एक प्रकार से सज़ा हो गई, दोनों की सदस्यता भी चली गई। और जो उनके पुत्र की सीट है वो भी जो है वो भाजपा के सहयोगी दल के पास है, और आजम खां की सीट जो है भाजपा के पास है। आपको एक जीवन का हाँ, अनुभव शेयर कर रहा हूँ हाँ, आपसे। बताइए। किसी समय बागपत संसदीय क्षेत्र में ये होता था भाई जीतेगा तो अजीत सिंह, हाँ, हम क्यों जाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। जो हाँ, अजीत विरोधी थे, हाँ, हाँ। वो चाहे भाजपा के जब भी थे। जीतना उनको ही है, हाँ, तो हम तो फिर हमारी मतदान मेहनत का देंगे, कोई बहुत मतलब नहीं है। मतलब नहीं। हाँ, 98 में सोमपाल शास्त्री बीजेपी से चुनाव लड़े। हाँ, उन्होंने कुछ माहौल ऐसा बनाया बना क्षेत्र में, जो अजीत विरोधी वोट बैंक था, उन्हें लगा भाई जीत सकता है। अब के कुछ ना कुछ होगा। हाँ, अब उन्होंने बिल्कुल अड़ामेंट होकर के वोट दे दिया, अजीत सिंह हार गए। तो रामपुर की स्थिति भी यही बनती जा रही है और जो आजम विरोधी थे ये मानते थे वहाँ, हाँ, अब कि भाई ये तो कि जीतेगा ही, जीतेगा तो आजम ही। तो क्यों हम गए वहाँ, आप जाओ करो टाइम समय बर्बाद करो। हाँ, लेकिन जिस तरीके से पहले भी 2014 में बीजेपी जीती, हाँ, जीती। उसके बाद फिर 19 में समीकरण कुछ चेंज थे तो उसमें वहाँ से आजम खां मुख्तार हो गए। अब्बास नकवी भी एक बार जीत चुके हैं, हाँ, तो उस रामपुर से। हाँ, तो उसके बाद जो है इन्होंने, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो आजम खां विरोधियों को लगा नहीं भाई पटकनी तो दी जा सके इसे तो वो जो भावनाएं व्यक्त करने का उन्होंने वोट को माध्यम बनाया है, तो उसी का नतीजा है ये कि ये बदलाव हो जावा। अच्छा, तो इस पर जो थोड़ा-सा मज़ेदार बात जो है ये बागपत पर भी होगी। बागपत से लगातार जो है अजीत सिंह हारे, फिर जयंत हारे। 2 बार से हारे। 2 बार से सत्यपाल सिंह वहाँ पर हैं, और सत्यपाल सिंह भी जो है मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, 2 बार से हैं वो। तो ये बताइए, क्या सत्यपाल जब 2 बार से लगातार तीसरी बार सत्यपाल को वो समर्थन मिलेगा जो पहले था? नहीं, इस बार तो 90% का 99% रालोद के खाते में गई है उसकी। अच्छा, तो तो फिर ये तो तो तय करना है। हाँ, अब और सत्यपाल सिंह को अजीत पे तो अब कोई अगर कयास लगा रहा तो वो हाँ, उसकी समझ है। हाँ, ठीक। क्योंकि भाजपा प्लस रालोद मिल करके हाँ, हाँ। अगर कोई जीत के भी कयास लगा रहा है तो वो उसकी स्ट्रेटेजी है। वो हाँ, वो सीट तो बीजेपी एनडीए के ही खाते में एनडीए जाएगी। खाते में जाने की अच्छा, ज़्यादा प्रबल संभावना है। अच्छा, एक एक जो है ये चर्चा कर लें सहारनपुर पर। सहारनपुर मुझे लगता है कि ये शायद कौन-सा नेता है जो इस समय कांग्रेस में चला गया है? इमरान मसूद। इमरान मसूद। इमरान मसूद जो यहाँ पर प्रभावी नेता माने जाते हैं, और सहारनपुर जो है पिछली बार भाजपा हार चुकी है। यानी सहारनपुर मंडल की कैराना और मुजफ्फरनगर तो जीत गई थी, लेकिन सहारनपुर हार गई थी। सहारनपुर पर क्या सहारनपुर सीट का अब का जो भी जनादेश हाँ, होगा, जो सिनेरियो बनेगा, वो बड़ा दिलचस्प होगा पूरे वेस्टर्न यूपी में। जी। उसके 3 कारण हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस के खाते में इन्होंने सीट दे दी। हुँ, और निश्चित बात है कि मोस्ट प्रोबेबली कि मुस्लिम इमरान मसूद प्रत्याशी आना ही आना है वहाँ। मोस्ट प्रोबेबली कि इमरान मसूद को वो इमरान टिकट मसूद दें। ही शायद वही इमरान ओनली मसूद बचे। जिन्होंने कहा था कि मोदी की बोटी-बोटी। बोटी-बोटी के लेकर के चर्चित है। हाँ, तो दूसरा ये है कि वहाँ बसपा का भी अपना जनाधार है। जी। लेकिन बसपा के जनाधार में कहीं न कहीं जो चंद्रशेखर उर्फ रावण हैं, वो भी कहीं न कहीं पैठ कर रहा है। हुँ, हुँ। तो इसलिए वहाँ का दिलचस्प होगा समीकरण पूरा और उसका अंदाज़ा इतना हुँ, आसानी से हुँ, धरातल पे हुँ। लग नहीं पाएगा। अच्छा, एक चर्चा जो हम गाज़ियाबाद पर कर लेते हैं। गाज़ियाबाद पर चर्चा इसलिए कर लेते हैं
क्योंकि यहाँ पर जो है वीके सिंह 2 बार से लगातार सांसद हैं, जो सेना प्रमुख भी थे और 2 बार से मंत्री भी लगातार हैं। तो और यहाँ भी अभी कुछ गाजियाबाद वालों से चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे जीत तो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी सीट जो है ट्रांसफर कर दी जाए तो जीत की मार्जिन बढ़ जाएगी। ये हकीकत है। तो आप ये हकीकत है। अच्छा, मतलब ऐसा है कि वे दरअसल एक तो बड़े चेहरे हैं, हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल हैं, मिलते कम है, मिल कम पाते हैं, आम काम हर अच्छा करते हैं। काम अच्छा करते हैं, लेकिन ये ना आम जो कार्यकर्ता है हाँ वो उन तक अपनी पहुंच नहीं बना पाता। हाँ हाँ ये नहीं है कि उन्होंने रोका हो, हाँ, लेकिन उसकी उसके बूते से वो बाहर हैं कि वो वहां तक पहुंच जाए, ठीक ठीक क्योंकि दिल्ली हर ठीक, कार्यकर्ता के बस की दिल्ली जाना नहीं है। चलिए बिल्कुल सही। अब नॉर्थ एवेन्यू में हाँ जाकर बैठ बिल्कुल। जाए। अब ये गौतम बुद्ध नगर पे आते हैं। महेश शर्मा जो है वो 2014 में जीते, महेश शर्मा 2019 में जीते। इनका अस्पतालों की सीरीज भी, कैलाश हॉस्पिटल वगैरह, बीच में एक जमीन का विवाद भी आया था। संस्कृत मंत्री थे 14 से 19 के बाद, मंत्री पद उनको नहीं दिया गया। पीके सिंह की तरह इनके बारे में भी कहा जा रहा है जीत तो जाएंगे, लेकिन अगर इनको इनका टिकट हटा दिया जाए तो मुझे लगता है जीत की मार्जिन बढ़ जाएगी। आपका क्या कहना है पत्रकार के नाते, विश्लेषक के जीत नाते? की मार्जिन भी बढ़ जाएगी। हाँ, दूसरी चीज ये कि जनता भी 2 बार के सांसद के बाद में तीसरी बार दूसरा चाहती है। हम्म। दूसरा जो थोड़ी बहुत निगेटिविटी रहे, नया चेहरा अगर ले आएंगे तो वो निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। एक सीट है संभल, इस बार काफी चर्चा हुई। सफीकुर रहमान बर्क है वहां से। उनका आज निधन हो गया। हाँ अच्छा, आज उनका अच्छा खैर निधन हो गया। हाँ हाँ। बहरहाल, तो यहाँ पर जो जो नया समीकरण बन रहा है, ये प्रमोद कृष्णन का, जो कल की धाम के जो है अभी प्रधानमंत्री भी गए थे और उसमें उन्होंने बड़ा जबरदस्त भाषण भी दिया। लेकिन अभी हम ये जल्दबाजी लग कर रहे हैं कि भाई वो प्रत्याशी होंगे। नहीं, मान लीजिए, जैसा ऐसा लगता है तो ये है कि उनको प्रत्याशी अगर बनाते हैं। देखिए, एक तो ये है कि शफीकुर रहमान जी अब हाँ हमारे बीच में गए। हाँ ठीक है, उनकी ध्रुवीकरण करने की क्षमता बहुत जबरदस्त थी। हाँ जबरदस्त थी। हाँ हाँ अब क्या कोई नया चेहरा हाँ, उस ध्रुवीकरण को कर पाएगा, ये देखना होगा। हाँ और आचार्य प्रमोद कृष्ण क्योंकि पहले से वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, कर्म भूमि उनकी है। हाँ, और भाजपा निश्चित बात है कि जो वहाँ के समीकरण हैं उनमें कहीं ना कहीं कमजोर है। हालांकि 2014 में बीजेपी जीती वहां से, लेकिन 19 में फिर हार गई। माने ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अजेय है कि बीजेपी ना, जीत ना, ही ना, नहीं ना, सकती। ना, ना, हाँ, ऐसा नहीं है वहाँ। लेकिन उस सीट पे ये है कि समीकरण, लेकिन जिस तरीके से मोदी और योगी के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं इस सीट पे भी उस मुद्दों को प्रभावित करेगा। विपक्ष के पास केवल आलोचना करने के अलावा जनता संतुष्ट नहीं है उनके अच्छा, आलोचना दो सीटों पर और चर्चा कर लें, बिजनौर और नगीना। बिजनौर से नगीना सटा हुआ है, बल्कि कुछ हिस्सा उसका जो है बिजनौर में है। तो और नगीना जो है सुरक्षित सीट है। बिजनौर में बताते हैं कि मुस्लिमों की संख्या काफी है। लेकिन तो इन दोनों सीटों का क्या समीकरण बिजनौर है? में इस बार जो है, हाँ जो अभी तक के हम लोगों के पास सूचना है, हाँ, वो ये है कि ये रालोद के खाते में जा रही है। अच्छा, और मतलब एनडीए एनडीए के खाते में जा रही है। हाँ, और नहीं, एनडीए को घटक दल के रूप में रालोद को गठबंधन के तहत दी जा रही है। दी जा रही है। हाँ, और कई दिनों से अटकलें ये भी लग रही है, जो मौजूदा बसपा सांसद हैं वो बसपा को अलविदा कह करके, मतलब मलूक नागर, अच्छा, वो रालोद के साथ जाएंगे। हाँ, और वो उनके सिंबल पे ये तो कई लोग जो है अदल बदल करेंगे, क्योंकि ये सब मौसम विज्ञानी के रूप में इनको कहिए कोई इधर कोई उधर। लेकिन हमारे वेस्टर्न यूपी में जब देखा जाए, हाँ, तो बहुत ज्यादा गैर भाजपाई दलों में तो बात दूसरी, भाजपा में कोई चेहरा नहीं है, कहीं जा रहा है कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ हाँ, एक तो इन्हीं में लग रहा है कि भाई ये कहीं अपने सुरक्षित के हिसाब से अपना देख रहे हैं कि भाई कहीं कुछ डाल कर जाए, क्योंकि वहाँ जो है समीकरण मुस्लिम ज्यादा है उस सीट पे। लेकिन मैं जो आपको फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों की भी जो भावनाएं 2014 में या 19 में थी, उनमें परिवर्तन है। तो इसलिए जो विपक्षी दल ये सोच रहे हैं, शायद उसमें उतने मंसूबे उनके कामयाब ना हो। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा। बुलंदशहर पर एक दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं बुलंदशहर पर उनसे चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। संजय सोत्री, जैसा कि मैंने बताया, ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो बुलंदशहर पर इनसे चर्चा करना ज़्यादा समीचीन और ज़्यादा प्रासंगिक होगा,
ये बताइए सोती जी, आपके यहाँ से भोला सिंह, जी, भोला सिंह मुझे शायद जो है डॉक्टर भोला सिंह। डॉक्टर भोला सिंह, वहाँ कल्याण सिंह का आना जाना बहुत था, जी, जी। और लोध राजपूत हैं शायद। नहीं, वो हाँ कोरी कोरी जाति से अच्छा, है। बहरहाल वो सुरक्षित सीट है सुरक्षित बुलंदशहर। सीट है, जी, तो कल्याण सिंह का आना जाना बहुत था। जी, 14 में भी वो सांसद थे, जी। 19 में भी सांसद थे, और 2024 में क्या लगता है आपको, वहां से बीजेपी का देखिए, बनेगा मामला? बुलंदशहर सीट की जहाँ तक मैं बात करूँ, हाँ, बुलंदशहर सीट भाजपा की का किले के रूप में है। किला। किला है वहाँ पर। वहाँ हम्म, कोई प्रत्याशी हो, भाजपा की जीत सुनिश्चित है। हम्म, क्योंकि वहाँ जातीय समीकरण, ऊपर सोने में सुहागा ये है ओ, कि जो भाजपा सरकार की नीति, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना है, उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। हम्म, उनके क्रियान्वयन में, सरकार की नीतियों में इन लोगों के द्वारा, राजनीतिक जनप्रतिनिधि द्वारा भी समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती रही है। हम्म, बीच बीच में जाते रहे हैं, लोग लाभान्वित भी हुए हैं। और जातिगत आधार पर अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भाजपा का बिल्कुल अभेद ये किला है। हम्म। वहाँ लोधी राजपूत और आपके जो और जातियाँ हैं, दूसरा नहीं, एक हम बीच में सवाल टोक रहे हैं, भोला सिंह के प्रति वहां पर जो है लोकल स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी भी बताई जा रही बस है, वो मिश्रित है। मिश्रित है। हाँ, वो राजनीति से भी प्रेरित है हाँ। और वो थोड़ा मिश्रित है कि कुछ जो, देखिए जब बड़ा घर हो जाता है, तो वहाँ पर जनप्रतिनिधियों में आपस में कुछ वो भी हो जाता है, तो वो मिश्रित सा है। उनके प्रति समर्थन भी है, ऐसा हाँ, नहीं है, और वो और थोड़ा जनता, विरोध भी है। हाँ, थोड़ा सा हल आंशिक विरोध में मान के कहूँगा। मैंने ये कि लेकिन अगर उनको, जनता के बीच में हाँ, टोटल इन ऑल वो लगातार रहते भी हैं और सरलता के साथ में उनकी बात को करते भी हैं। अच्छा ये बताइए, जी, अगर भोला सिंह को ही टिकट दे दिया बीजेपी ने, जी, जैसी कि संभावना भी लग रही है, जी। तो क्या आप पिछली मार्जिन को मार्जिन तो बढ़ा पाएंगे हाँ, या? इस बार मार्जिन तो भोला सिंह का और बढ़ जाएगा, हाँ। क्योंकि उसके साथ में जो जनप्रतिनिधि का अपना व्यक्तित्व के साथ-साथ सरकार की जो स्थिति है, जो सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वो तो और भी बढ़ेगा। इस हम्म। बार जो है ऐसा नहीं है कि उनके उससे जो है घटेगा, वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो हाँ, मेन जो है सर, हमारी सीट पर मेन मोदी जी और योगी जी का को लोग समर्पित हैं और वो उन्हीं को वोट तो ये करते मुझे लगता है कि जैसे आपसे बातचीत हुई, ब्रजेश कुमार जैन जी से बातचीत हुई, तो कुल मिलाकर के जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या 14 दोहराया जा सकता है? उन्होंने भी कहा और आप भी मुझे लगता है बिल्कुल मानते 14 होंगे का कि 14 14 में जो 2014 में जो सभी 14 सीटें मिली थी, उन 14 सीटों पर बीजेपी की जीत जो है अवश्यंभावी लगती है। तो इन दो वरिष्ठ पत्रकारों से हमने लंबी बातचीत की, और मुझे लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति है और जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरह से रालोद और बीजेपी साथ आए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ के चुनाव को 14 की ओर बीजेपी ले जाना चाहती है, और हो सकता है उसको सफलता मिले। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।